गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डेट है 20 सितंबर। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं, डेली बिल्कुल रेगुलरली। क्या करना है आपको, सिंपली ये 5 टास्क दिया हुआ है, आपको ये डेली फॉलो करना है। खुद को एक में कितना नंबर आप पा रहे हो देखिए यहाँ पे, ये आप टास्क कंप्लीट करो, खुद को 1 नंबर दे दो। दूसरा कंप्लीट करो, खुद को 1 नंबर दे दो। ऐसे टोटल कितना पाना है आपको, 5 नंबर डेली पाना है ये डेली। अगर आप ये डेली फॉलो करोगे 21 डेज़ तक तो फिर आप उस 1% में आ जाओगे जो इस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि 99% पीपल फॉलो करने में फेल हो जाते हैं। तो जो हमारी स्टडी स्मार्ट की आर्मी है ये इसे फॉलो करने में सफल होगी और अपने एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा रूटीन बना पाएगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा, फॉलो करेगा और जितना भी नंबर आपको मिले वो कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में, यहाँ पे कोटेशन क्या है जो हमारे एक अच्छे कैरेक्टर को इनबिल्ड करता है। देखिए, सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सफलता मिल गए आपको एक जगह पे तो फिर आप मतलब सफल हो पूरे जीवन के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप किसी एक जगह पे असफल हो गए तो ऐसा नहीं है कि अब वो असफल हो गए तो फिर आपके आगे अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो सफलता और असफलता एक क्षणिक चीज़ है, कुछ टाइम की बात है, वो मतलब चेंज होती रहती है। बस आपको ये जानना है, वो सफलता या फिर असफलता अंत नहीं है किसी भी समय की, किसी की भी लाइफ की। तो आपको क्या करना है, सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि अगर आप एक जगह सफल हो जाओगे तो फिर आप आगे चल के कुछ ना कुछ चीज़ें फिर ऐसी करोगे, वहाँ पे भी आप सफल होना चाहोगे। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। और आप एक जगह असफल हो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे बैठ जाओगे, फिर आप आगे कुछ ना कुछ करोगे, वहाँ पे आप सफल हो जाओगे। तो ये एक साइकिल है। तो साइकिल में आप चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, बट हिम्मत कभी मत हारिए। आप हिम्मत हमेशा मेंटेन करके रखिए, चाहे वो आप सफल हो या फिर असफल हो, हमेशा बी पॉजिटिव। ओके, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्या है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। बताना है आपको, किसानों की आय बढ़ाने के लिए। सामने आपके ऑप्शन है, तो वो कौन सी योजना है इसमें से, वो है दोस्तों सी, पीएम आशा योजना। इस योजना के तहत ये बात हो रही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। हमने देखा है 2016 में 2016 में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने वादा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आय डबल कर देंगे, बट अभी तक नहीं हो पाया है। तो फिर पीएम आशा योजना जो है इसके तहत फिर से ये बात हो रही है कि किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। इस योजना में, पीएम आशा योजना में जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो इसी के आधार पे इसको बढ़ाया जाएगा किसानों की आय। ठीक है, अब कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, न्यूज़ में आएगा तो देखा जाएगा, बट यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी योजना है वो, पीएम आशा योजना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्या है, किस संधि की समीक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। तो कौन सी संधि है जिस पे भारत चाह रहा है कि पाकिस्तान फिर से बात करे। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से, बी, सिंधु जल संधि। ये संधि जो है इस पे फिर से बात करने के लिए भारत ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को। तो ये संधि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये संधि कब हुई थी हमें पता होना चाहिए। ये संधि आज ही के दिन हुई थी, 19 सितंबर को 1960 में हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना है। इसमें इस संधि में क्या डिसाइड हुआ था कि ये जो सिंधु नदी है इसका 20% जल यूज करेगा भारत और इसका 80% जल जो है यूज करेगा पाकिस्तान। ये डिसाइड हुआ था सिंधु जल संधि में, जो कि 1960 में हुआ था, आज के दिन 19 सितंबर को। देखिए, इसी के साथ साथ डिसाइड हुआ था कि रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी, इन 3 नदियों के जो जल होंगे वो उस पर कंट्रोल किसका होगा, भारत का होगा। इसके बाद जो अन्य नदियां हैं पंचनद में, उस पर कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा। तो रावी, सतलुज और ब्यास पे। तो इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पंचनद नदियां है क्या, इसका सीन क्या है। देखिए, जो ये हमारा राज्य है कश्मीर, यहाँ पे देखिए तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी, जाती है अरब सागर में। इस सिंधु के नीचे भारत में निकलती है यहाँ से झेलम नदी।
झेलम, ये ऊपर हो गई सिंधु। ओके, सिंधु के नीचे झेलम, झेलम के नीचे कौन सा है? चेनाब। और इस चेनाब के नीचे है रावी नदी, यहाँ पे है रावी नदी, और यहाँ पे है ब्यास नदी, और ब्यास नदी, और फिर तिब्बत से एक और नदी आती है, वो है सतलज, और सतलज में मिल जाती है ब्यास, और ये फाइनली सब आकर के मिल जाती हैं किसमें? सतलज में, और सतलज मिल जाती है यहाँ पे आकर के सिंधु नदी में, और फाइनली सभी नदी चल जाती हैं अरब सागर में। तो ये पंचनद है भारत की, आपको याद रखना है। सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, और लास्ट में है सतलज। सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछ देता है, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, तो आपको ये फिगर पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? रिकी पॉन्टिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है? ये बात हो रही है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल की बात हो रही है। तो आईपीएल में रिकी पॉन्टिंग को किस टीम का हेड कोच बनाया गया है, ये आपको बताना है। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, पंजाब किंग का। ओके, पंजाब किंग का बनाया गया है हेड कोच रिकी पॉन्टिंग को। ये दोस्तों ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं ये, पूर्व खिलाड़ी। ओके, तो रिकी पॉन्टिंग इससे पहले किस टीम के हेड कोच थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों दिल्ली कैपिटल के, दिल्ली कैपिटल के थे ये पहले कोच, और अब हो चुके हैं पंजाब किंग्स के, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे स्थित धार्मिक नगरों में शराब और मांस की बिक्री बैन करने का ऐलान किया है? तो वो कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की जिसके किनारे ये नियम लगाया गया है? तो कौन सी नदी है इसमें से? सही है दोस्तों, बी, नर्मदा नदी। यानी कि नर्मदा नदी के किनारे जो भी धार्मिक नगर होंगे वहाँ पे शराब और मांस अब नहीं बेचे जाएंगे। तो नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी अगर न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में बेसिक चीज़ें कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। कौन सा स्थल? उद्गम स्थल। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में है अमरकंटक पठार, वहाँ से निकलती है ये, और 3 राज्यों से, एक तो खुद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और फाइनली गुजरात, 3 राज्यों से बहते हुए ये पश्चिम के साइड में जा कर के अरब सागर में गिरती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नदी है नर्मदा, ये भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये नदी भारत के बीचों बीच में है, मतलब ये यहाँ पे बहती है ऐसे नर्मदा। तो ये एक ऐसी नदी है जो भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटती है, नर्मदा नदी। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? स्पेस से पहला वोट किस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने डाला था? यानी कि स्पेस से पहला वोट किस अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने दिया था, ये हमें बताना है। अभी इस समय न्यूज़ में है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन से थे एस्ट्रोनॉट? वो थे डेविड वोल्फ। डेविड वोल्फ कहाँ के? यूएसए के। ये अभी चर्चा में है, न्यूज़ में इनका नाम, तो डेविड वोल्फ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? आपको बताना है कि कौन सा वो ओलंपिक पदक विजेता है जिसे पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सी, मनु भाकर। मनु भाकर जी को बनाया जाएगा ब्रांड एम्बेसडर। ओके, तो इनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि ये किस गेम से है। ये है शूटिंग से, पहली बात। और किस चीज़ में ये क्या मेडल लेके आई हैं? शूटिंग में लाई हैं। कौन सा मेडल लाई हैं? ये पेरिस जो ओलंपिक हुआ है 2024 का, इसमें इन्होंने 2 कौन कौन से, एक तो 10 मीटर का जो हुआ था स्पर्धा सिंगल उसमें, और 10 मीटर का ही जो स्पर्धा हुआ था डबल, इन दोनों में ये कौन सा पदक लाई हैं? तो कांस्य पदक। तो एक ओलंपिक में ये 2 कांस्य पदक लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 2 कांस्य पदक लाई हैं ये मनु भाकर जी, किसमें? शूटिंग में। तो इनको बनाया जा रहा है
ब्रांड एम्बेसडर पत्तन पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ओके, मनु भाकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है दोस्तों, गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन कौन सा? देखिए, गति विश्वविद्यालय बताना है आपको, रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान पर साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए साइन किया गया है। तो कौन सा वो विश्वविद्यालय है जिसके साथ साइन हुआ है? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है? बी, मोनास विश्वविद्यालय। मोनास विश्वविद्यालय ये कहाँ का है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मोनास विश्वविद्यालय और अपने भारत का गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में ये गति शक्ति विश्वविद्यालय। देखिए, ये जो विश्वविद्यालय है, ये यहाँ पे देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये भारत का पहला जो है ये ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है। तो ध्यान रखना है कि भारत का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी कौन है? तो वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि गुजरात में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 5 सितंबर 2018 को, गति शक्ति विश्वविद्यालय का। ये तो विश्वविद्यालय बनाया गया, बट इससे पहले ये क्या था? ये विश्वविद्यालय ये वहीं पे था, बट इसको पहले इस नाम से जानते थे, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था। तो ये है गति शक्ति विश्वविद्यालय। ये किस विश्वविद्यालय के साथ साइन किया है? रेलवे इंजीनियरिंग के लिए मोनास विश्वविद्यालय के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये दोनों मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? किसकी बात हो रही है? एमी अवार्ड की। ये फिल्मी लाइन का ये अवार्ड है, यानी कि फिल्म जगत का ये अवार्ड है। ध्यान देना है आपको, वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें मेजबानी करने वाले ये कौन पहले भारतीय हैं? सामने आपके ऑप्शन है, तो सही उत्तर क्या है इसमें से? सही उत्तर है दोस्तों बी, वीर दास जी। इन्होंने 2023 में एक मूवी निकाला है, वीर दास लैंडिंग करके। तो इस मूवी के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, एमी अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2023 की ये मूवी है वीर दास लैंडिंग, इसी के लिए इनको ये मिला है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है इस साल एमी अवार्ड्स का? ये हुआ है यूएसए में। यूएसए में कहाँ? लॉस एंजल्स में। ओके, तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? हमने ये प्रश्न पिछले वीडियो में देखा है 2-3 दिन पहले, अभी फिर से चर्चा में है, तो फिर से इस बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ लोग ध्यान न दिए हों इस पर। तो कौन सा देश है शामिल जो इसमें हुआ है? वो है दोस्तों सी, अल्जीरिया। अल्जीरिया शामिल हुआ है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में। पहले देखते हैं ये ब्रिक्स है क्या। BRICS। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये है ब्रिक्स कंट्री। इसमें 5 देश पहले से थे, बट हाल ही में इसमें 4 देश और ऐड हुए हैं 1 जनवरी 2024 से। ओके, 4 और देश, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, वो 4 देश यहाँ पे लिख करके बताते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला है मिस्र, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है ईरान और चौथा है यूएई। ओके, तो इतने देश शामिल हुए हैं 1 जनवरी 2024 को। और प्रेजेंट टाइम में कौन शामिल हुआ है इसमें? अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो कि ब्रिक्स का है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि NDB। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। और प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है बीजिंग में। बीजिंग मतलब चाइना में। कहाँ पे हुआ है? चाइना में इसका हेडक्वार्टर बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भारतीय और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? ओके, कौन सी? देखिए, ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भारतीय और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। तो बताना है
किस राज्य सरकार के द्वारा ये किया गया है? सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है इसमें से? डी, तेलंगाना। तेलंगाना के द्वारा ये घोषणा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ पे है? हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य कब बना था, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बना था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से काट करके इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 2 जून 2014 को। इम्पोर्टेंट है, ये हमारे देश का 29वां राज्य बना था 2014 में। ओके, और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम कौन है? तो वो है रेवंत रेड्डी जी। रेवंत रेड्डी जी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम के। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, ओके, प्रोसेस मतलब डेली का टाइम टेबल, ओके, डेली का टाइम टेबल आपने बनाया है कि नहीं बनाया है? आप यस या नो करके कमेंट करके बताइएगा। और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ आप एक छोटा सा टाइम टेबल ज़रूर बना लो। हम अपने वीडियो में डेली बोलते हैं कि आपके पास एक छोटा सा लाइट टाइम टेबल होना चाहिए, उससे आपको एक अच्छा दिशा मिलता रहता है। मान लीजिए आपने बनाया टाइम टेबल 12 घंटे का, तो 12 नहीं, आप अपने टाइम टेबल बनाए रहते हो तो आप कम से कम 8 घंटे 7 घंटे पढ़ पाते हो। तो ये चीज़ मोर देन इनफ है अगर आप डेली 7 से 8 घंटे पढ़ पा रहे हो तो। इसलिए टाइम टेबल ज़रूर बनाया करो। 10 बजे बैठने का बनाए हो और 12 बजे तक का। आप 10 बजे नहीं बैठ पा रहे हो, 10:30 बजे बैठ जाओ, तब तो 12 बजे तक पढ़ पाओगे। 1.5 घंटे पढ़ तो पाए, यही बहुत आगे आपको ले जाएगा बाकी बच्चों से। तो इसलिए टाइम टेबल ज़रूर 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 बनाया करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने इस प्रोसेस में मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।